एक रोज मिश्रा जी की बेटी कावेरी पहली बार किचन में खाना बनाती है। शाम को मिश्रा जी जब घर लौटते हैं तो हाथ मुंह धोकर सबके साथ खाना खाने बैठते हैं। तो सब्जी में बहते तेल को देखकर वो कहते हैं, एक बात बताओ भगवान, तुम तेल में सब्जी बनाई हो कि सब्जी में तेल? मतलब राशन में 10 लीटर तेल ला देते हैं, तो क्या ऐसे तेल बहाओगी? हाँ, ऐसा है, खाना आज मैंने नहीं आपकी लाडली ने बनाया है, तो अभी सब्जी में तेल है या तेल में सब्जी मुझे नहीं पता। माँ, वो मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ बाहर खा लिया था, तो खास भूख नहीं है। भूख नहीं है या भूख मर गई? मेरे हाथ का खाना नहीं खाना तो नौटंकी क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरा खाना खाना नहीं, राशन की बर्बादी होता है। और माँ, ये जानते हुए भी क्यों इसको किचन सौंप देती हो? तू चुप कर नालायक। अरे सही तो कह रहा है, फोकट का तेल नहीं आता जो ऐसे बर्बाद करो। अभी सब्जी तो इंसान खा ले, इस महंगे तेल ने तो नाली में ही जाना है। इतनी महंगाई में ऐसे तेल बहाओगी तो कैसे चलेगा? कैसे बाप हो, लड़की ने खाना बनाया है, खाना खाने की जगह तेल की महंगाई की बात लेकर बैठ गए और तू चुपचाप बैठ और ठूस। अगर तेरे हिस्से का खाना बर्बाद हुआ ना तो उसकी भरपाई में तुझे 2 दिन खाना ना देकर करूंगी। क्या मुसीबत है यार। तभी सभी खाना खाने लगते हैं। वैसे तो बढ़ती महंगाई से हर परिवार बेहाल है, पर ये कहानी है मिश्रा निवास में रहने वाले मिश्रा जी और उनके परिवार की। तो आइए जानते हैं 4 सदस्यों वाले छोटे से परिवार का हाल बेहाल कैसे होता है जब उन पर पड़ती है महंगाई की मार। शनिवार की शाम मिश्रा जी स्कूटर में फुल पेट्रोल भरवाकर घर चले आते हैं। संडे की शाम किसी काम से बाहर जाने के लिए जब वो स्कूटर की चाबी ढूंढते हैं तो कहते हैं, अरे भगवान कहाँ हो? देखो तो जरा, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही। ओहो पापा, ध्यान से देखो ना, उधर ही होगी। इधर उधर क्या, घर में है ही नहीं चाबी। वो सोनू स्कूटर लेकर नुक्कड़ की दुकान पर गया है, आता ही होगा थोड़ी देर में। चंदा इतना कहती ही है कि तभी बाहर से स्कूटर की आवाज आती है और तीनों बाहर आकर देखते हैं तो स्कूटर पर सोनू के अलावा उसके 2 दोस्त भी चिपक कर बैठे होते हैं, जो मिश्रा को देखते ही वहाँ से उतरकर निकल लेते हैं। आ गया तुम्हारा लाल। अरे खड़ी क्या हो, ठंडा पानी लेकर आओ अपनी औलाद के लिए। वहाँ से 4 कदम की दूरी से स्कूटर पर आ रहे हैं। अरे फ्री का पेट्रोल आता है क्या, जो थोड़ी दूर जाने के लिए पेट्रोल फूकता रहता है? पापा, मैं तो घर का ही सामान लेने गया था बस। हाँ, तो भगवान ने ये 2 पैर सोफे पर पसर कर पड़े रहने को नहीं दिए, इनसे चलकर नहीं जा सकता था। और बेटे, ये स्कूटर है, बैलगाड़ी नहीं जो अपने लफंगे दोस्तों को इस पर लटकाए घूमता है। पापा ये तो ऐसे ही करता है, दूध भी लाना हो ना तो स्कूटी लेकर निकलता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसका बाप तो पेट्रोल पंप का मालिक हो रहा है। अरे घोचू, पेट्रोल के दाम का कुछ अंदाजा भी है? 105 रुपए लीटर हो रखा है। ओहो, अब गली में खड़े होकर क्या लड़के को भाषण सुनाने लगे? अभी छोड़ो भी। भगवान, मैं बता रहा हूँ, इस महंगाई में तुम्हारा ये नालायक मुझे स्कूटी से साइकिल पर लाकर रहेगा। क्या पापा, अभी आपकी स्कूटी नहीं चलाऊंगा तो क्या पड़ोसी की चलाऊंगा? तू पहले अपना दिमाग चला और अंदर जा, चल। चंदा के कहने पर सोनू चुपचाप अंदर चला जाता है। समय बीतता है, बढ़ती गर्मी के साथ महंगाई आसमान छूने लगती है। एक दिन कावेरी पास ही की दुकान से मैगी लेने जाती है और दुकानदार को 12 रुपए देकर कहती है, भैया जरा एक मैगी का पैकेट देना। मैडम, पहले 2 रुपए और दो। अब मैगी 12 की नहीं 14 रुपए की हो चुकी है। क्या, कब, क्यों, कैसे? अरे मैंने मैगी खाना क्या छोड़ दिया, मैगी पूरे 2 रुपए महंगी हो गई। भला ये क्या बात हुई? इतना क्या चौक रही हो मैडम, अभी महंगाई इतनी है, हर सामान की कीमत बढ़ रही है। अब 2 रुपए और दो तो मैं आपको मैगी देता हूँ। अरे भैया, मैं तो लेकर ही 12 रुपए आई हूँ, दे दो ना मैगी का पैकेट। 2 रुपए आते जाते ले लेना। ओहो मैडम, बाद में किसको याद रहता है, आप पूरे पैसे लाओ और मैगी ले जाओ। क्या भैया, अब 2 रुपए लेने के लिए मैं घर जाऊँ क्या वापस? दे दो ना मैगी का पैकेट, आपके 2 रुपए कहीं नहीं जाएंगे, क्यों बहस कर रहे हो इतना? मैडम, ये मेरे पापा की दुकान नहीं है जो आपको 14 रुपए की मैगी 12 रुपए में पकड़ा दूं। ये लो, सोचा था आज आराम से संडे वाले दिन अंडे वाली मैगी बनाकर खाऊंगी, लेकिन इस 2 रुपए की बड़ी महंगाई ने तो मेरे पूरे प्लान की वाट लगा दी। हाय रे महंगाई। इस तरह वो बिना मैगी लिए ही घर वापस आ जाती है। तभी चंदा भी मार्केट से सब्जियां लेकर आती है और कावेरी को सब्जियां फ्रिज में लगाने को कहती है। कावेरी थैले से सब्जियां निकाल ही रही थी कि तभी खीरा देखकर वो थैली में से एक खीरा निकाल कर खाने लगती है।
और ये देखकर चंदा उसके सर पर मारते हुए कहती है, क्या खीरा कचरने बैठ गई? कितने महंगे हैं खीरे, इसके चलते तो 1 पाव लिए हैं, उसमें से भी तू एक कचरने बैठ गई। अरे सलाद में क्या घुइयां परोसूंगी? अभी भूख लगी है तो क्या खाऊं? मैगी लेने गई थी, उसके बड़े दाम सुनकर मैं वापस आ गई। एक बात बताओ, क्या इस महंगाई को किसी ने घटना नहीं सिखाया क्या? सच में सब्जियों के भाव में तो ऐसी आग लगी पड़ी है जैसे सब्जियां खाने नहीं सजोने के लिए रखी गई हो। दोनों माँ बेटी की बात चल ही रही थी कि तभी अपनी खाली कटोरी लिए उनकी पड़ोसन मंगला टपक पड़ती है और आवाज लगाते हुए कहती है, चंदा, ओ चंदा, कहाँ गई? मर गई। हाय दैया, तो बोल कौन रहा है? तेरा भूत? ओहो आंटी जी, क्या लेने आई हो आप? मैं पूछ रही थी कि घर में कौन सी सब्जी बनाई है, जरा मुझे थोड़ी सी दे दे। वो क्या है ना कि मैं दाल चावल बना रही थी, लेकिन गैस खत्म हो गई तो सब्जी बना ही नहीं पाई। ओहो, तो खाली कटोरी में थोड़ी दाल ले आती पगली। देख अब सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि मैंने अब तक कुछ बनाया ही नहीं। सोच रही थी दिन के चावल बचे हैं, उन्हीं में तड़का लगाकर फ्राइड राइस के नाम पर इसके पापा को परोस दूंगी। हाय दैया, मैं तो अपनी कटोरी भरने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे घर में कड़की चल रही है। अब कटोरी लेकर आई हूँ तो खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं। चल एक काम कर, थोड़ी शक्कर डाल दे इसमें। अरे आंटी जी, ये घर है, कोई राशन की दुकान नहीं है, थोड़ी सी शक्कर दे दो। भड़कते क्यों है? चीनी नहीं है तो चाय पत्ती दे दे, जहर पड़ा है किचन में, ला दो आंटी। हाय दैया, लगता है बहू आवाज दे रही है, मैं जाती हूँ। ये बहाना बनाकर पड़ोसन मंगला वहाँ से निकल लेती है और दोनों माँ बेटी उसे घूरती रहती हैं। संडे के दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी चंदा एसी फटाक से बंद कर देती है, जिस पर मिश्रा कहता है, भगवान गर्मी से सुखा दोगी क्या मेरे प्राण? अरे प्राणनाथ, अभी बिजली का बिल देखोगे ना तो तुम्हारे गुर्दे बाहर आ जाएंगे। पूरे 5000 का बिल आया है। हे भगवान, ये बिजली वाले इस महंगाई में कैसा झटका दे रहे हैं। एक बात बताओ, मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, तो कौन है जो इतनी बिजली फूक रहा है? आपकी महान औलादें एक एसी चलाकर दिन भर फोन ताड़ती है और ये नालायक कहाँ जाता है पंखे लाइट चालू करके बंद करना ही भूल जाता है। अच्छा जी, और आप जो सारा दिन टीवी पर वो सुबह से शाम लाइन लगाकर नाटक देखती हो, उसका क्या? ये टीवी तो जैसे सोलर एनर्जी पर चलता है। चुप करो, यहाँ घटती कमाई बढ़ती महंगाई ने जान खाई हुई है और तुम लोग अपना ही राग गा रहे हो। पापा एक काम करते हैं, इस महंगाई के दौर में किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर आराम से बिना किसी मुसीबत के मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। और रिश्तेदार के यहाँ आ जाने में जो ट्रेन का किराया है वो कौन भरेगा, तेरा चच्चा? तभी टीवी पर महंगाई के आगे और बढ़ने की खबर आती है, जिसे सुनकर महंगाई के मारे मिश्रा परिवार का हाल और बेहाल हो जाता है। अनुपमा की तबीयत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी सबके उठने से पहले ही उठ जाती है। रोज की तरह घर का सारा काम करने लगती है, पूजा करती है, सभी लोगों के लिए खाना बनाती है और घर का झाड़ू पोछा करती है। अनुपमा सबके उठने से पहले ही सब कर लेती है। अनुपमा दूध का गिलास लेकर अपने बेटे अमर के कमरे में जाती है, तो वहाँ अमर अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। तो अनुपमा दरवाजे से अपने बेटे को डांस करते हुए देखती है, लेकिन जब अमर की नजर अपनी माँ पर पड़ती है तो अमर बोलता है, मम्मी आप बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, मेरे साथ डांस करो। आपको पता है मैंने एक नया डांस फॉर्म तैयार किया है, चलो आप मेरे साथ डांस करो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। अरे नहीं बिटवा, मैं और डांस इस उम्र में, एक आध हड्डी यहाँ से वहाँ हो गई तो तुम लोगन को कौन देखेगा? तू ही कर अपना डांस, मुझे तो तुझे ऐसे देखकर ही खुशी हो जाता है। मम्मी मुझे ना मामा जी ने बताया था कि आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो आप डांस क्यों नहीं करती हो? मैं तो बोलता हूँ ना आपको डांस करते रहना चाहिए, और आप तो मेरी कूल मम्मी हो ना। हाँ पहले करते थे, लेकिन इतना साल हो गया है, घर में ही यहाँ वहाँ काम करते रहते हैं, समय कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो क्या हुआ, जो तब नहीं हुआ वो अब तो हो ही सकता है ना। चलो आप मेरे साथ डांस करो। अरे नहीं, हमको बहुत काम है, ये ले तू दूध पी ले और हम अपना काम शुरू करते हैं। नहीं मम्मी, आपको मेरे साथ डांस करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, आओ जल्दी से। अमर अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और गाना चला देता है। पहले तो दोनों माँ बेटे एक साथ ही डांस कर रहे थे, फिर कुछ देर बाद अनुपमा अकेले ही डांस करने लगती है और अनुपमा बहुत ही अच्छा डांस करती है।
अमर अपनी माँ को डांस करते देखे जा रहा था और कुछ देर बाद अमर बोलता है, वाओ मम्मी, आप तो सुपरस्टार हो। इतना अच्छा डांस किया आपने। आपको देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप कितने सालों बाद डांस कर रही हो। मैं तो फैन हो गया मम्मी आपका। धत पागल, ये तो थोड़ा बहुत आता था तो कर दिए, वरना ये डांस वांस हमरे बस की बात नहीं। नहीं मम्मी, सच कह रहा हूँ। जो मूव्स ना मुझे करने में ना परेशानी हो रही है, वो सारे मूव्स आप इतनी आसानी से कर पा रही हो। मैं तो बोलता हूँ ना, आपको तो डांस सिखाना भी चाहिए। अमर कुछ भी मत बोल, तो कब पता है ना हम डांस ना ही करते और ना ही तेरे पापा। अम्मा जी को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए ये सब मत बोल। और हम अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। आप सबका सोचती हो मम्मी, लेकिन आपका कोई नहीं सोचता। आपको बुरा नहीं लगता है क्या? अपनों की बात का भी भला कोई बुरा मानत है? अपनों के तो कड़वे शब्दों में भी प्यार होता है। अनुपमा और अमर दोनों इस तरह बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद अनुपमा सभी लोगों को भी टेबल पर नाश्ता लगाकर दे देती है और सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शीला और सुखीलाल सोफे पर आराम से बैठे हुए थे। तभी वहाँ अनुपमा की ननद रोमी आती है और कहती है, नमस्ते माँ, नमस्ते पिताजी। आप दोनों की तबीयत ठीक है ना? हाँ बिटिया, सब ठीक है। और तुझे देखकर तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। रोमी बिटिया, यहाँ आज कैसे आना हुआ? तेरी सास कुछ बोल तो नहीं रही थी ना कि अपने मायके क्यों जा रही है? लो बोल लो। अब रोमी अपनी माँ से मिलने के खातिर अपनी मायके आई है, तो वो भी अपनी सास से पूछ कर आएगी क्या? और रोज रोज थोड़ी ना आवत है हमरे घर, और उसमें भी आप अपनी बिटिया को ताने मारो। मैं ताने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमारी बेटी के ससुराल में हमारी वजह से कोई भी मुसीबत ना आए, तो इसीलिए पूछ लिया। लेकिन शीला, तुझे तो बाल की खाल निकालनी होती है। रोमी बिटिया, अब तू ही बता, हमने कछु गलत बोला क्या? नहीं ना? लेकिन फिर भी तोहरे पिताजी हमको ही बोलते रहते हैं, ये सब अनुपमा की वजह से होवत है। अपनी बहुरिया को बेचारी समझकर हम पर गुस्सा निकालते रहते हैं। क्या मम्मी, मैं अभी तो आई हूँ और आप अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ गयी। शीला, अब तो मेरी बात पर यकीन हो गया ना? तेरी बिटिया भी बोल रही है कि तू बिना बात के ही बहस करती है। कभी तो समझदारों वाली बात कर लिया कर शीला। यहाँ ये तीनों बातें कर रहे थे, तभी अनुपमा बाहर आती है। अपनी ननद को घर में देखकर अनुपमा जल्दी से चाय बनाने जाती है और थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आती है और अपनी ननद को चाय नाश्ता देती है। ये देखकर रोमी कहती है, देखा माँ, आप भाभी की शिकायतें बता रही थी ना, देख लो, भाभी को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा और भाभी अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता भी ले आई। लेकिन माँ को बस कमियां ही निकालना आता है। सबके सब बस अनुपमा का ही गुणगान करते रहते हैं। किसी को मैं दिखती ही नहीं हूँ। मैं बेचारी बूढ़ी एक कोने में चुपचाप पड़ी रहती हूँ, लेकिन फिर भी सब अनुपमा की ही तरफ से बोलते रहते हैं। शीला, तू और बेचारी, ये तो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सब छोड़ो बापूजी, मैं क्या बोल रही थी कि मेरी एक सहेली है जिसका खुद का अपना स्कूल है। कल वो मुझसे मिलने आई थी तो बोल रही थी कि सारे सब्जेक्ट की टीचर तो मिल ही जाती है, लेकिन बस होम साइंस की नहीं मिलती है। अच्छा, तो उसने तोहरे को यहाँ एक होम साइंस की टीचर पैदा करने के खातिर भेजा है? नहीं मम्मी, मुझे अपनी सहेली की बात सुनकर भाभी की याद आ गई। भाभी भी तो कितना अच्छा खाना बनाती हैं और भाभी का रसोई के बारे में सारी जानकारी भी है, तो भाभी ये जॉब कर सकती है ना? वाह बहुरिया, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। मैं तो यही बोलूँगा कि बहुरिया, तुझे एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अच्छा, अब तू बोलना चाहवत है कि एक गवार बाहर जाकर नौकरी करे? अरे घर का काम तोहरी अम्मा करेगी, बहुओं को छूट नहीं देनी चाहिए कभी इतनी। माँ ऐसे हंस क्यों रही है? क्या बुराई है अगर भाभी भी जॉब करेंगी? देख, तू हमरे को सिखाने की कोशिश ना कर, और क्या करना है क्या नहीं ये हम अच्छे से जानत हैं। हाँ रोमी दीदी, अम्मा जी सही कह रही हैं। हमको नौकरी की का जरूरत, घर के कामों से ही फुर्सत ना ही मिलत है। भाभी, जॉब जरूरत से ज्यादा आत्मनिर्भर होने के लिए लोग करते हैं। मैं तो बोल ही रही हूँ आपको जॉब करनी चाहिए। अरे ओ रोमी, तू हमारी बहुरिया को उल्टी पट्टी ना पढ़ा। वो घर के कामों में ही खुश है तो उसको खुश रहने दे। रोमी को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से वापस अपने ससुराल चली जाती है। शीला के दिमाग में रोमी की नौकरी वाली बात चल रही थी और शाम को जब राज ऑफिस से घर आता है तो शीला राज के साथ बैठी हुई थी। तभी अनुपमा पानी का ग्लास लेकर आती है और अनुपमा को देखकर शीला कहती है, आज घर पर रोमी बिटिया आई थी और मजे की बात तो ये है कि वो अनुपमा की नौकरी की बात करने खातिर आई थी।
अम्मा जी, रोमी भी ना समझती नहीं है कुछ। अरे जो अपना नाम तक ठीक से नहीं लिखना जानती है वो और नौकरी करेगी। अरे ये कहीं गई तो लोग हाथ जोड़कर माफी मांगने लगेंगे कि गलती कर दी अनुपमा जी को नौकरी देकर। वही तो, और नौकरी वो भी स्कूल में। अब बताओ, बच्चों के भविष्य पर अनुपमा को थोप कर खराब थोड़ी ना कर सकत है। वो तो सब बस बिगाड़ना ही जानती है। अम्मा जी, आप ऐसा काहे बोल रही हैं? हम तो पूरे घर को अच्छे से संभालते हैं, अपने बच्चों को पाला है, स्कूल के बच्चों को भी संभाल लेते हैं। अच्छा, रोमी ने एक नौकरी के लिए क्या बोल दिया? तुम्हारे तो पर निकल आए। बच्चों को संभाल सकती है तो जरा एक सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना। अरे नहीं, वो जो खाना बनावत है ना, गृह विज्ञान की टीचर, ऊ के लिए ये तो अंग्रेजी का एक शब्द ना ही बोल पाए। मैं तो फिर भी बच्चों को देख देख के सीख गई, लेकिन अनुपमा के लिए तो रसोई ही ठीक है। सच में अम्मा जी, ये रोमी ने क्या सोचकर अनुपमा को होम साइंस के टीचर के लिए पूछा? अनुपमा तो 4 लोग देखकर ही घबरा जाती है, और ये वहाँ स्कूल जाएगी। चिंता ना ही करिए, हमने रोमी दीदी को मना कर दिया है। तुमने अच्छा किया रोमी को मना कर दिया, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तुमसे घर तो संभलता नहीं है, क्लास को क्या संभालोगी? राज और शीला दोनों अनुपमा के ऊपर बस इतनी सी बात के लिए हंसने लगते हैं। जहां अनुपमा को घर के सभी लोगों का सहारा चाहिए था, वहीं पर उसके घर वाले उसे नीचा दिखाने लगते हैं। अनुपमा इतना होने के बाद भी किसी की बात का बुरा नहीं मानती और पहले की तरह सबके लिए अपनी खुशी से सब करती है।